भी उधर बैठ, अलग अलग बैठ, अलग बैठ। तुम आपस में बात मत करने लग जाना। हाँ जी दोस्तों, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, इधर देखिए सारे लोग क्या लिख रहे हो तुम लोग। सब लिखना बंद कर दो, बहुत हो गया अब ये लिखना विखना तुम्हारा। लेक्चर चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है। सारी कॉपी वॉपी बंद करो, नोट्स निकालो बिजनेस स्टडीज के। तुम लोगों ने बिजनेस रिस्क नहीं पढ़ा था उस क्लास में भी? फिर से पढ़ो, मेरे को नहीं मालूम। ये कोई बात होती है क्या यहाँ इतना लिखने का? तुम यूपीएससी थोड़ी कर रहे हो घर में काम। नहीं 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 नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो। सब लिखना विखना बंद कर दो। टीचर की ऐसी बेइज्जती करते हो तुम ऐसा करके, बताए कि मतलब वो पढ़ा रहा है और तुम अपना अलग ही लगे हुए हो, ये तो गलत है ना। चलो। हाँ जी, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जो पढ़ रहे थे, एक सेकेंड, वो पीछे वाले ही बताएंगे आज मेरे को। अच्छा रिमझिम सुनना, रिमझिम इनोवेशन क्या होता है? ओ रिमझिम, इनोवेशन क्या होता है बताना जरा यार। इनोवेशन बता कीवर्ड्स के साथ, अब आता है ना आप लोगों को यार, बताओ। रिमझिम नहीं नहीं नहीं, बिना पढ़े बताना, देखो तो आता है। इनोवेशन बता दे फटाफट। किसी चीज में इनोवेट करना, इनोवेट क्या कहो, इनोवेट करना मतलब नई टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया। हाँ, अब अपने ये, इसका नाम क्या था? इसका नाम था सुहानी, नहीं इसका नाम क्या था? इसका वंशिका नाम था ना, वंशिका इसका था हिमानी। हिमानी मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है? मार्केट में जो खड़ा होता है वो मार्केट स्टैंडिंग। बता बता। तेरे को आता है जब भी तो तू लिख रही है पीछे बैठ के। देख लो यार, मुझे ज्यादा आता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लो इस चीज का। इधर देख लो प्लीज। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो अपन ने पढ़ लिए थे। हम यहाँ पर ये पढ़ रहे थे कि अगर हमें एक अच्छा ऑब्जेक्टिव सेट करना है, मेरी बात सुनो, नाच नाच के बताता हूँ मैं हर बार। अच्छा ऑब्जेक्टिव अगर सेट करना है तो कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसे मार्केट स्टैंडिंग लगानी पड़ेगी। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आप दूसरों के मुकाबले एकदम, क्या है, एकदम अलग आपकी पहचान हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल किसके दिए थे बेटा, वंशिका, क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे मार्केट स्टैंडिंग के? दो एग्जाम्पल दिए थे, बता तो जरा। दो एग्जाम्पल दिए थे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और दूसरा? श्रीयू, दूसरा एग्जाम्पल क्या था? इधर आओ, मतलब इधर आओ, मतलब इधर देखो ध्यान से, क्या बोल रहा था मैं। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब मैंने क्या बोला था? डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का मतलब है मेरी एक अलग पहचान है। जैसे आईफोन की अपनी एक अलग पहचान थी, लिखा हुआ था साफ साफ, तब भी नहीं बता पाई वो, देख तो से। इसके अलावा जो मैगी थी, मैगी, गोदरेज, जैसे हमने गोदरेज का एग्जाम्पल लिया, मैगी का एग्जाम्पल लिया था, मारुति का एग्जाम्पल लिया था। तो इन लोगों ने अपनी पहचान ऐसी बनाई थी कि वो प्रोडक्ट इनके नाम से जानने जाने लग गया था। इसके अलावा मैंने आपको एक नोकिया का एग्जाम्पल दिया था कि पहले, आज से करीबन 20 से 25 साल पहले, नोकिया जो था ना, नोकिया का भी अपना एक मार्केट स्टैंडिंग था। मतलब जो भी मोबाइल हम लेने जाते थे, सब बोलते थे यार नोकिया का खरीदो, वो अच्छा होता है ना। वो अगर ऐसे फेंक के ही मार दो तो भी वो बैटरी लगा के स्टार्ट हो जाता है, इतना मजबूत मोबाइल आता है। तो उसको आप क्या बोल रहे थे? मार्केट स्टैंडिंग। तो यहाँ पे कीवर्ड अपने को क्या याद रखना था कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, और दूसरा, अपने कॉम्पिटिटर्स के रिलेशन में अपन एकदम स्ट्रांग, एकदम क्या है, मार्केट स्टैंडिंग के साथ खड़े हुए हैं कि कोई कॉम्पिटिटर हमको हिला नहीं सकता। तो ये अपना क्या था?
मार्केट स्टैंडिंग। फिर इनोवेशन में हमने बोला था पहला कि इनोवेशन हमको क्या देता है, हमको कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। और इनोवेशन में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते रहते हैं। जैसे कि हमने अपने मोबाइल के नए नए फीचर्स निकाले, या फिर हमारे रेस्टोरेंट में हम नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। तो ये इनोवेशन ना दो टाइप से हो सकता है। कौन सी दो टाइप से हो सकता है? पहला प्रोडक्ट में हो सकता है, और दूसरा किस में हो सकता है, स्किल्स वगैरह में हो सकता है। तो हमने ये चित्रानी का क्या एग्जांपल लिया था कि या तो ये अपने प्रोडक्ट में इनोवेट करेगी, यानी कि ये जो पिज्जा बनाती है तो ये अलग अलग डिशेस को ट्राई करेगी, अलग अलग तरीके की आइसक्रीम बनाएगी, इसका मतलब ये प्रोडक्ट में इनोवेट कर रही है। या फिर ये नया कोई बेकरी वगैरह कोर्स करके आ गई है, कोई नया कोर्स करके आ गई है, और वो कोर्स करने से क्या हो रहा है, ये अपनी स्किल्स में अच्छा जो इनोवेशन कर रही है, और उसके बाद ये अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा था कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में भी इनोवेशन कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अपनी स्किल्स वगैरह पे भी क्या कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो। क्लियर हुआ क्या? आया समझ में? हाँ ना? उसके बाद नहीं आया? वो पीछे, हाँ, पीछे वाले दो। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में हमने आपको दो वर्ड सिखाए थे। कौन वो दो वर्ड अपने मुख से प्रकट करना चाहेगा? अंबिका कौन से दो वर्ड सिखाए थे प्रोडक्टिविटी में? हाँ उसको, इफेक्टिवली, बहुत बढ़िया, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब कोई काम करो, अच्छे से करो। हाँ, इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है श्रीयू? इफिशिएंसी का मतलब क्या आप सिखाया था? यही बताएगी बेटा, बता तो। अगर नहीं बताया ना तो मैं ना फिनाइल पी लूंगा आज के दिन। अब तेरे को नहीं मालूम इफिशिएंसी क्या होती है? सुहानी, सुहानी बेटा, सुहानी नाम है ना? हाँ, इफिशिएंसी बता क्या होता है? यति बेटा, इफिशिएंसी क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है, मेरे को ना मतलब क्या बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मतलब ठीक है, अब जाने दो। इफिशिएंसी का मतलब होता है कम पैसों में ज्यादा आउटपुट। जैसे अगर मैं 1 घंटे में 3 चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो बढ़िया इफिशिएंसी है। लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा है, वो क्वालिटी है। मतलब कि अगर मान लो ये श्रीयु आई ऐसे होशियारी मारते मारते, और इसने बोला कि अरे सर क्या बात कर रहे हो, 1 घंटे में 4 चैप्टर पढ़े। जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो एक भी ये आंसर नहीं दे पाई। मतलब इसने ऊपर ऊपर से उड़ाया है, इसने ठीक से नहीं पढ़ा। और वही अगर ये ऐसा बोलती मैंने 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ा है, लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या दिया था? हाँ, तो वो बताया क्यों नहीं तूने अभी? तो याद इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ऐसे लिखा मत करो। अकाउंट्स भी 100 नंबर का होता है, बिजनेस स्टडीज भी 100 नंबर का होता है। ठीक है? प्रोडक्टिविटी आया समझ में सबको? क्या लिख रहा है भाई? आ रहा है? बहुत बढ़िया। उसके बाद फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। बेटा ये क्या होता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस? अगर मुझे मेरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो मुझे फिजिकल रिसोर्सेज पे भी पैसा लगाना पड़ेगा, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब क्या होते हैं? मशीन हो गई, है ना, बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब मेरे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेस। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे पढ़ाना है तो क्या मैं बगीचे में ऐसे नीचे टाट पट्टी बिठा के पढ़ाऊंगा क्या बच्चों को? या प्रॉपर बेंच चाहिए? एक एक जैसे अब नाहटा एकेडमी है, वो क्या गार्डन में पढ़ाएंगे क्या उनको? उनको एक बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, है ना, एसी पंखा वगैरह चाहिए, लाइट चाहिए, जब भी तो पढ़ पाएंगे ना। मतलब किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए फिजिकल रिसोर्सेस तो चाहिए होते हैं ना। जैसे मान लो कि हम टोमेटो केचप बनाते हैं, तो वो टोमेटो केचप पे जो टमाटर हमको रखने हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेंगे। हम ऐसे घर में थोड़ी रख सकते हैं कि भाई घर के फ्रिज में भर के रख दिए, ऐसा थोड़ी होता है। कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेंगे। तो वो कोल्ड स्टोरेज क्या है? फिजिकल फैसिलिटी तो है। मतलब कि अगर आपको
हमारे सामान को रखना है तो आपको गोडाउन भी चाहिए। आपको अगर फॉर एग्जांपल जो दुकान है तो शोरूम में रखने के लिए आपको प्रॉपर फर्नीचर भी चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए? फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए दोस्तों। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? मशीन होती है, फर्नीचर होता है, फर्नीचर के अलावा हमारे कोई और इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, वो चाहिए। इक्विपमेंट्स के अलावा बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग्स के अलावा और क्या चाहिए? बिल्डिंग्स के अलावा और क्या हो सकता है फिजिकल रिसोर्सेज में? मान लो हमको कुछ ऐसा, कुछ सेटअप वगैरह चाहिए, कुछ सेटअप वगैरह चाहिए, कुछ कंप्यूटर वगैरह चाहिए। तो ये सब क्या है? ये हमारे क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज तो हैं। नाटा एकेडमी के पास कैमरा है, कैमरा के अलावा प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर, ये सब क्या हो गया? ये फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। आई क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो फिजिकल रिसोर्सेज में हमने क्या बोला कि जो हमारे पास ऑफिस प्लांट मशीनरी होती है ना, उसको आप फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हो। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है गांधी जी वाले नोट। ये जो रुपीस होता है ना, रुपीस, पैसा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज से ही तो सारी चीजें चलेगी ना। कल को अगर हमको हमारे गोडाउन में माल भरवाना है, भैया पैसा दो। अगर हमको उनको घुमाने ले जाने हैं, पैसा दो। हर चीज में क्या लगता है? पैसा लगता है। तो इसीलिए funds to be able to produce and supply goods and services to its customer। भाई पैसा ही नहीं होगा तो मैं कैसे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर को डिलीवर कराऊंगा? भाई पैकिंग कराने में भी पैसा लगता है, बिल्डिंग का रेंट देने में भी पैसा लगता है, मशीन किराए पे लेकर के आए थे वहां भी पैसा लगता है, बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसा लगता है, उनको कुछ दिलाने के लिए भी पैसा लगता है। हर जगह क्या लगता है? पैसा लगता है। तो पैसे को ही हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो क्या आपको समझ में आया क्या कि हमको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए, हमको फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए? आपकी पढ़ाई का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको सीए फाउंडेशन में टॉप करना है तो उस सबसे पहले आपको कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करनी है। मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेस फीस लगेगी ना, तो कोचिंग की फीस है, आईसीआई को फीस दोगे, अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल को फीस दे रहे हो। क्या चाहिए? फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसा। और पढ़ने के लिए क्या चाहिए? घर पे एक कमरा तो चाहिए, एक टेबल कम से कम, वो से खुलने वाली वो बेंच चाहिए जिसपे बैठ सको, कॉपी किताब चाहिए, पेन चाहिए, पेन के अलावा कैलकुलेटर चाहिए, ये सब चाहिए ना। इसको आप क्या बोल रहे हो? फिजिकल रिसोर्सेस। और ये सब खरीदने के लिए क्या लगेगा? फाइनेंशियल रिसोर्सेस। आई क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया। जैसे आप घर पे किराए से रह रहे हो, तो जो रेंट आप दे रहे हो वो क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और घर में फर्नीचर लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, टीवी लगी हुई है, वो क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है अपने पास तो। द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट एक्वायरिंग दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यूज देम इफिशिएंटली। यानी के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे? जैसे अगर हमको सीए करना है तो हम एमबीबीएस की किताबें लाके थोड़ी कुछ करेंगे। जैसे मान लो कि श्रीयू नशे में थी तो वो गई और बुक स्टोर वाले के पास गई और सीए की किताबों की जगह वो मेडिकल की किताबें उठा के लेके आ गई। तो क्या मेडिकल की किताबों की उसको रिक्वायरमेंट थी क्या? नहीं भाई। तो हम क्या बोल रहे हैं? हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको क्या करना है? फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस को ले करके आना है और फिर बैठ करके ऐसे किताबों पे धूल नहीं लगानी है, उसको उठा करके पढ़ना भी है। मतलब उसको इफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज भी करना है। बात आई क्या समझ में आप लोगों को? यही लिखा हुआ था। उसके बाद भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या होता है? रुपया। तो भाई प्रॉफिट भी तो अर्न करना पड़ेगा ना। हम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, फिर घर पे लेकर के जाएंगे, है ना, बीवी बच्चों को देंगे। तो इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट अर्न करना। मतलब के वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई जो इतना मैंने दुकान में इतना पैसा लगाया है, वो क्यों लगा रहा हूँ? दुकान में पैसा इसीलिए तो लगाया ना ताकि वहां से मैं क्या सब कमा पाऊँ? पैसा कमा पाऊँ, प्रॉफिट कमा पाऊँ। प्रॉफिटेबली रिफर टू द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कल को अपने ये अंबिका जो है, अंबिका, अंबिका ने ऐसा सोचा कि यार बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, मैं तो कमाऊंगी पैसा। तो इसने बोला कि यार मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ, मेरे पास पॉकेट मनी के ना 10,000 रुपए पड़े थे। 10,000 को इसने लगा दिया स्टॉक मार्केट में। तो अब एक बात बताओ, ये क्या चाहेगी कि 10,000 के कम से कम 12,000 तो बनाऊं ना, 2,000 का मस्त प्रॉफिट कमाऊंगी, फिर शॉपिंग करूंगी। मतलब इसने 10,000 लगाए,
किस उद्देश्य से, किसको 12,000 मिले। ऐसा थोड़ी करेगी है कि 10,000 लगाए, मालूम है 10 के आरटी मिलेंगे, तो नुकसान क्यों करवाएगी। तो इसीलिए ये जो 10,000 इसने लगाया ना, इसको आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट। आपके घर में आपने सुना होगा ना कभी कि हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है। तो वैसे ही एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, किस उद्देश्य से, कि उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है दोस्तों, यही लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। भाई रीजनेबल प्रॉफिट तो कमाना, ताकि सर्वाइव और ग्रो कर सके। तो आप बोलोगे सर एक ही कीवर्ड को 10 बार लिखते हैं क्या। हाँ देख लो आपके सामने है, सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके, सर्वाइव कर सके, प्रॉस्पर कर सके। वो सर्वाइव और प्रॉस्पर ही खेलता रहता है। तो एक कीवर्ड को आप याद करो, बार बार उसको इस्तेमाल करो। तो सर्वाइव एंड प्रॉस्पर आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे कि ये लाल में जो रीजनेबल प्रॉफिट लिखा है इसका क्या मतलब है। अभिषेक का एग्जांपल ले लेते हैं। अभिषेक जो है, अभिषेक की जो धर्म पत्नी है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर अभिषेक कम पैसा घर में लेके जाएगा ना तो कूट दिया जाएगा। तो फिर यार वो क्या है, उसको गुलाब जामुन बचवाने होंगे तो नहीं बुलाया। तो जो अभिषेक जो है, अभिषेक को कैसा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, रीजनेबल, मतलब कि इतना प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा ना, ताकि वो अपने घर वालों की नीड्स को पूरा कर सके। जैसे उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे मनाली घूमने जाना है, तो वो मनाली घूमने के लिए मना ना कर पाए, उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट दिला सके। मतलब उसको इतना प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा ना, ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। इसका क्या मतलब है कि उसको रीजनेबल उतना प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा ना, ताकि वो सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके। सरवाइव करने का मतलब है वो जिंदा रह सके, बिजनेस में टिक सके। और ग्रो करने का मतलब है वो तरक्की भी कर सके। तो रीजनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तरक्की कर सके और सरवाइव कर सके। और फिर लास्ट में हमने ये बोला कि हम इतने गाने गा रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हो, कितने खुदगर्ज हो तुम। खुद के बारे में नहीं सोचना है, थोड़ा समाज के बारे में भी सोच लो। तो भाई सेल्फिश मत बनो, समाज के बारे में सोचो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमारी कुछ ऑब्लिगेशन भी तो है ना सोसाइटी के टूवर्ड्स, सोशल प्रॉब्लम्स के टूवर्ड्स। जैसे तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इतनी सारी चीजें हमको फेस करनी पड़ रही हैं। तो सोसाइटी को तुम्हारी वजह से अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं करना है। बेटा इधर देख ले तो साथ, इधर देख ले। अब अभी अभी छोड़ दूं, एक काम करूं, जिसको ज्यादा दिक्कत है खुद निकल जाओ, 45 तक पढ़ाऊंगा मैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई क्या समझ में, पक्का। मतलब समाज के टुवर्ड्स हमारी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आप क्या बोलते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा, और बाकी अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है। देखो दोस्तों क्या होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब ये होता है कि हम ये जो प्रॉफिट, हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं, साथ एक काम कर, सुनना, उसको लेकर के बाहर निकल जाओ, उसको लेके बाहर निकल जाओ। तेरी इंपॉर्टेंट काम ज्यादा है तो वो जो कॉपी का लेन देन है वो बाहर जाके कर ले। आता है ज्यादा, बिजनेस रिस्क क्या होता है बता दो। नहीं नहीं बता आप, तो बताना, तो को आता है तो इतनी बात कर रहा है तो। हम्म, ठीक है। तो कितने कितने टाइप से आ सकता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं बिजनेस रिस्क के, कहाँ कहाँ से आ सकता है। और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा, अब इधर देख लो, इधर 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 5 मिनट बचे हैं, इधर देखोगे सारे लोग। बिजनेस रिस्क का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो हम ये प्रॉफिट प्रॉफिट कर रहे हैं ना, प्रॉफिट,
प्रॉफिट कई बार किस में कन्वर्ट हो सकता है, लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि जो हमारा इतना ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, वो गलती से हमको उसमें लॉस भी हो सकता है। लॉस क्यों हो सकता है? दो कीवर्ड्स अपने को ध्यान रखने हैं। लॉस हो सकता है अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं अनडिजायरेबल। मतलब कि हमने ये डिजायर नहीं किया था, अनडिजायरेबल इवेंट्स के कारण, अनअवॉइडेबल अनडिजायरेबल इवेंट्स के कारण क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर मेडिसिन बना रहे थे और कल को उस मेडिसिन को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट ने उस मेडिसिन को बैन वगैरह कर दिया है, तो हम इतने सालों से इतना प्रॉफिट कमा रहे थे, अब कुछ नहीं कमा पाएंगे। जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर चीज को यूज करके, एक रॉ मटेरियल को यूज करके अपना एक प्रोडक्ट बना रहे थे, कल को वो रॉ मटेरियल ही अगर क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो हम फिर क्या होंगे, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इसको आप क्या बोलते हो कि आपको कुछ ऐसे इवेंट्स घट गए, क्योंकि इवेंट्स तो कुछ भी घटते हैं ना, कोई अनहोनी जो है वो बोल के तो आती ही नहीं है। इसके अलावा हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप ही आ गया, या मान लो फैक्ट्री में आग वगैरह लग गई, या फिर चोरी वगैरह हो गई, मतलब ऐसे लोगों के कारण जो है बेईमानी वगैरह कर ली लोगों ने, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि ये सारे जो रिस्क थे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बिजनेस रिस्क। कि अच्छा खासा चल रहा हुआ बिजनेस क्या हो सकता है, ठप हो सकता है। और क्या हो सकता है, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, पढ़ाऊंगा ढंग से, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और क्या हो सकता है बिजनेस रिस्क, कि कल को जो रॉ मटेरियल है, जैसे मैं एक प्रकार की जीन्स बनाता था और वहां पर मुझे एक पर्टिकुलर जो कपड़ा है वो 500 पर मीटर का मिलता था। अब वही अगर 500 से अगर सामने वाले ने 700 मीटर कर दिया, तो भाई ये तो मोए मोए हो जाएगा मेरा। अब एक बात बताओ कि मुझे इतना महंगा कपड़ा खरीदना है, तो फिर मुझे मेरे रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, रेट बढ़ाऊंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इसके अलावा कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी तो बदल सकते हैं ना। जैसे मैं एक प्रकार की जीन्स बना रहा था, अब वो जीन्स कोई पहनना ही पसंद नहीं करता है, फैशन बदल गया। या फिर पहले वो नोकिया का एग्जांपल यहाँ भी आ जाएगा कि पहले हर कोई कीपैड मोबाइल लेकर के घूमता था, लेकिन अब क्या हुआ, कीपैड मोबाइल का जमाना ही खत्म हो गया। या फिर पहले रेडियो बनाते थे हम, पहले हर कोई एफएम रेडियो सुनता था, तो वो इतने बड़े बड़े ऐसे डब्बे आते थे रेडियो के। तो अब वो रेडियो अगर आप बनाओगे, तो ऐसे केस में क्या हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गए, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो जब टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, तो अब क्यों आपका वो पर्टिकुलर कोई जो वो खरीदेगा रेडियो। एक और एग्जांपल, पहले ऐसे डब्बे वाले टीवी आते थे, आजकल तो एलईडी टीवी ऐसे दीवार पर टंग जाती है। पहले ऐसे डब्बे वाले टीवी आते थे, उनकी बॉडी ऐसे होती थी, यहाँ से ऐसे करके ऐसे होती थी, वो कभी आपने देखा हो तो, पुरानी टीवियां। तो अब वो वाली टीवियां बंद हो गई, तो जो ऐसी वाली टीवियां बनाते थे, तो क्या उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को ही अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। तो अगर मैं अच्छे से बताऊंगा, वैसे तो अभी सिर्फ मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है ना, या फिर कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गए, या फिर रॉ मटेरियल के प्राइस बदल गए, या फिर कोई रॉ मटेरियल बैन वगैरह हो गया। जैसे पहले हम मैगी बनाते थे, एकदम से मैगी को बैन कर दिया था, तो जब बैन कर दिया, बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क है। या फिर हमारी रेपुटेशन डाउन हो गई, तो ये सारे कारण, या फिर अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, इन सबको अपन प्यार से क्या बोलते थे, बिजनेस रिस्क। बाकी डिटेल में अपन कल पढ़ते हैं। बाय बाय।